अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब असेंबली के इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी अहम समाअत हुई है। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने की दरख्वास्तों पर कल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तमाम सियासी जमातों को नोटिस करके तलब किया था और आज इस हवाले से अहम सियासी जमातों के नुमाइंदे अदालत में पेश भी हो गए। अदालत ने आज ही चंद घंटों में मुज़ाकरात करके फैसला करने का हुक्म दिया, मगर 3 रुकनी बेंच की भरपूर कोशिश के बावजूद आज इलेक्शन की तारीख सामने नहीं आ सकी और समाअत अब 27 अप्रैल तक मुलतवी हो गई है। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने की दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि वफाक और तमाम सूबों के आम इंतखाबात एक ही साथ कराने से मुताल्लिक हमने तमाम सियासी जमातों के मस्बत बयानात सुने जो इस पुरउमीदी को जन्म देते हैं कि वो इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक देर के बजाय जल्द इत्तफाक कर लेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि अगर तमाम खदशात को सुलझाने के लिए सियासी डायलॉग का आगाज़ हुआ तो ये एक तवील अमल होगा और इसका दुरुस्त फोरम सियासी मैदान और सियासी इदारे हैं। मुज़ाकरात सिर्फ एक पॉइंट एजेंडे पर मरकूज होंगे और वो ये कि कौमी और सूबाई असेंबलियों में आम इंतखाबात से मुताल्लिक इत्तफाक राय से एक तारीख तय की जाए। ये अहम है कि इस हवाले से नतीजा तेज़ी से हासिल किया जाए, क्योंकि हमारे 4 अप्रैल के फैसले ने पहले ही पंजाब में इंतखाबात की तारीख फिक्स कर दी है और वो 14 मई की है। ये फैसला अब भी फील्ड में मौजूद है और इसलिए सब पर बाइंडिंग भी है। इसलिए तमाम सियासी रहनुमाओं की आज ही मुलाकात की तजवीज़ को सराहा गया और अदालत ने भी इसे खुशामदीद कहा, जिसके बाद अदालत ने मामले को आज 4 बजे तक मुलतवी किया और अटॉर्नी जनरल को आज ही चैम्बर्स में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने फारूक एचनाइक के साथ चैम्बर्स में बेंच अराकीन से मुलाकात की और उन्हें काबीना अराकीन की आपस में और उनकी तहरीक इंसाफ के एक आला ओहदेदार से मुशावरत से आगाह किया गया। अटॉर्नी जनरल और फारूक एचनाइक ने बताया कि उन्होंने ईद की छुट्टियों के पेश नज़र एक वक्फा लिया है, क्योंकि बहुत से सियासी लीडरान और सरबराहान ईद मनाने के लिए अपने आबाई शहरों के लिए निकल चुके हैं, मगर इन लीडरान की मुलाकात से मुताल्लिक 26 अप्रैल को एक इजलास तलब किया गया है, जिसकी कार्रवाई और पेशरफ्त से मुताल्लिक अदालत को 27 अप्रैल को आगाह किया जाए। इसलिए केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी की जाती है, जबकि इससे पहले आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का कहना था कि हम अदालत के जरिए अहकामात जारी करें तो पेचीदगियां बनती हैं, सियासी जमातें अफाम व तफहीम से मामला तय करती हैं तो बरकत होती है। अटॉर्नी जनरल को एक साथ इंतखाबात के मामले पर दलाइल देना थे, लेकिन वो सियासत की नज़र हो गए। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एचनाइक ने कहा कि हुकूमती जमातें एक ही दिन इंतखाबात के मामले पर मुशावरत कर रही हैं। ईद उल फितर के फौरी बाद इत्तिहादियों समेत PTI से सियासी डायलॉग करेंगे, PTI से मुज़ाकरात करेंगे ताकि हिजानी कैफियत का खात्मा हो। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि हमारी जमात एक रोज़ इंतखाबात और डायलॉग के लिए तैयार है। हमने ईद के बाद अपने रहनुमाओं का इजलास बुलाया है, अपोजिशन के साथ बैठकर इंतखाबात का हल निकालने के लिए तैयार है। हम सियासतदानों की आपस में दोस्ती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा ने अदालत को बताया कि हमारी जमात ने सबसे पहले इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का आगाज़ किया। हमें यकीन है कि सियासी क़ुव्वतें बैठकर सब तलखियाँ ख़त्म करेंगी। इंतखाबात को तूल देने की कोई बात नहीं है। अदालत को यकीन दहानी कराते हैं कि आईनी मुद्दत से ऊपर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सियासी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए साथ देंगे। PDM ने कहा था कि पंजाब असेंबली तोड़ें, हम कौमी असेंबली तोड़ देंगे। नून लीग अपने मौक़िफ़ से मुकर गई। तहरीक इंसाफ हमगीर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, आइन के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात तो कई बरस चल सकते हैं, जैसे कश्मीर का मसला है। हमें खदशा है कि हुकूमत इंतखाबात को तूल देना चाहती है। हमें डर है कि मुज़ाकरात तूल पकड़ेंगे। हुकूमत हमें प्रपोजल दे तो देखेंगे, नेक नियति से मुनासिब तजावीज़ दी गई तो रास्ता निकालेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि इलेक्शन सिर्फ एक लीडर या जमात के कहने पर नहीं होने चाहिए, पूरी कौम के मफाद को देखते हुए इंतखाबात का फैसला होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने PTI से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा नहीं किया था। दोनों सूबों की असम्बलियाँ तहलील करने पर अवाम हैरान है। किसी की ज़ाती ख्वाहिश पर इलेक्शन नहीं हो सकते। 90 दिन से इलेक्शन 105 दिन पर आ गए। अगर 105 दिन हो सकते हैं तो 205 दिन भी हो सकते हैं। ईद उल अज़हा के बाद मुनासिब तारीख पर इंतखाबात कराए जाएँ। अदालत ये मामला सियासतदानों पर छोड़े और ख़ुद को सुरखरू करे। सियासतदान इतने अहल हैं कि इन मामलात को हल कर सकें। PTI कहती है कि निगरां हुकूमतों ने डसा है, तो मुंतखब हुकूमत कैसे शफ़ाफ़ इंतखाबात करा सकती है। दौरान समाअत मज़ीद रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात में हरदर्मी नहीं हो सकती। दो तरफ़ा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। गुजारिश होगी कि पार्टी सरबराहान ईद के बाद नहीं, आज बैठें। जुलाई में बड़ी ईद होगी, उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। ईद उल अज़हा के बाद इंतखाबात की तजवीज़ सिराजुल हक की है। आज ही मुज़ाकरात किए जाएँ। मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से अदालत को आगाह किया जाए। इस मरहले पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि हम एक चीज़ वाज़ेह कर दें, आप लोग पोलिंग की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकते। सुप्रीम कोर्ट पोलिंग की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार रखती है। इस पर चीफ
जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अदालत अपना 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी। अदालती फैसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं है। अदालती फैसला हटाने का तरीकाकार है। हमने अपना 14 मई का फैसला कायम रखना है। 14 मई का फैसला कायम है और नहीं बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त नहीं आई है। वजारत दिफा की दरख्वास्त मजाक लगी। हम आज भी सबको सुनने के लिए तैयार हैं, अभी तो कल का दिन भी है। इस पर फारूक नाइक ने कहा कि मसला यह है कि रात 11 बजे ईद और रमजान का ऐलान हो जाता है। इस पर दोबारा चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कल भी ईद ना हुई तो सुन लेंगे। आज की समाअत में एक मरहले पर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने 3 अप्रैल की समाअत का हवाला देते हुए रिमार्क दिए कि फारूक नाइक ने भी कहा था कि एक साथ इंतखाबात हों। हमने फारूक नाइक साहब से कहा था कि हमारा बॉयकॉट तो ना करें, लेकिन 3 अप्रैल की समाअत में क्या हुआ था ये हम आपके सामने रखते हैं। 3 अप्रैल को समाअत के आगाज़ में पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक रोस्ट्रम पर आए तो चीफ जस्टिस ने पीडीएम के बॉयकॉट से मुतालिक सवाल किया और पूछा कि क्या आप केस का हिस्सा बन रहे हैं, क्या आप बॉयकॉट नहीं कर रहे थे। फारूक नाइक ने जवाब दिया कि हमने बॉयकॉट नहीं किया। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप मुशावरत करके हमें तहरीरी तौर पर बताएं, अगर बॉयकॉट नहीं किया तो भी बताएं। तो फारूक नाइक ने जवाब दिया कि सियासी जमातों को बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अखबारात में लगा है कि पीपल्स पार्टी ने भी बॉयकॉट किया है। नून लीग के वकील अकरम शेख ने कहा कि हमने वकालतनामे वापस नहीं लिए हैं, हमें बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट हमने नहीं किया है। वकीलों का अदालत आना ही एतमाद जाहिर करता है। जैसे एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि वकालतनामा देने वालों ने ही इस बेंच पर अदम एतमाद किया है। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि सियासी जमातों ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट नहीं किया तो तहरीरी तौर पर बताएं, बॉयकॉट ही करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से सवाल किया कि सियासी जमातों ने क्या हिदायत ले ली हैं। फारूक नाइक ने जवाब दिया कि सियासी जमातों के एलामिये में अदालती कार्रवाई से बॉयकॉट का जिक्र नहीं है। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए, आप अदालत पर अदम एतमाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बॉयकॉट नहीं किया। सियासी जमातों की अदालती बॉयकॉट की खबरें चलवाई गई हैं। तो नून लीग के वकील अकरम शेख ने इस मौके पर कहा कि वकील वकालत करते हुए गुलाम नहीं बन जाता। 6 दिन से यहाँ बैठकर इंतजार कर रहा हूँ, क्या मुझे अपनी सुनवाई के लिए अखबार में आर्टिकल लिखना पड़ेगा? अदालत में मेरी तजलील हो रही है, मजीद अपनी तजलील नहीं कराऊंगा। चीफ जस्टिस ने अकरम शेख को हिदायत की कि आप अपने दलाइल तहरीरी तौर पर दे दें। अगर आप बुकला ज़ाती हैसियत में आते तो और बात होती। यहाँ आप सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हुक्मरान जमातों ने ऐलान किया है कि 3 रुकनी बेंच पर एतमाद नहीं है। ये सब हुआ, अदालत को बार बार बताया गया कि आपका बॉयकॉट नहीं किया गया है, लेकिन आज चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने फारूक नाइक से अदालत के बॉयकॉट का खुद ही शिकवा भी कर दिया। आज दोपहर तक समाअत के बाद अदालत ने सियासी जमातों को 4 बजे तक मुज़ाकरात का वक्त देते हुए समाअत में वक्फा कर दिया, लेकिन 4 बजे के बाद दोबारा समाअत तो शुरू नहीं हुई, मगर पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मीडिया पर आ गए और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए मुज़ाकरात के इम्कान को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया और कहा कि एक ज़माना था कि बंदूक के साए में हमें कहा जाता था कि मुज़ाकरात करो, और आज हथौड़े के सामने कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात करो। जिस शख्स को अब तक नाअहल हो जाना चाहिए था, हमारी सुप्रीम कोर्ट उसको पाकिस्तानी सियासत का महवर बना रही है। जिस बेंच के ऊपर पार्लियामेंट ने अदम एतमाद किया है, आज उस बेंच के सामने मैं पेश हो जाऊं। किस शख्स से हम मुज़ाकरात करें? एक जमाना था जब बंदूक के साए में हमें कहा जाता था बातचीत करो, आज हमें हथौड़े के सामने कहा जा रहा है कि आप मुज़ाकरात करें और बातचीत करें। वो शख्स जो कहता है कि अगर मेरी सादा अक्सरियत आई तब भी मैं असम्बली तोड़ूंगा, दोबारा इलेक्शन करवाऊंगा, और फिर इससे हमें कहना कि आप उनसे बात करें, ये तो पूरी सियासत की तौहीन है, ये तो पार्लियामेंट की तौहीन है। जनाब चीफ जस्टिस साहब और आपके 2 रुफका या 3 रुफका, मैं बराह रास्त आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कुर्सी पर बैठकर हमारी तौहीन कर रहे हैं। एक शख्स की खुशनुदी के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप पूरी कौम को जलील कर रहे हैं। और हम न इमरान खान को इसका अहल समझते हैं कि उनके साथ बातचीत हो जाए। हथौड़ा नहीं चलेगा, जबर नहीं चलेगा। अगर आपने जबर की बुनियाद पर हम पर फैसले मुसल्लत किए तो फिर हम भी आपकी अदालत में जाने के बजाय अवाम की अदालत में जाएंगे। अदालत ने खुद जबर का फैसला किया है, वापस ले। जबर के फैसले को हम तस्लीम नहीं करते। अगर वो इमरान खान के लिए लचक पैदा कर सकते हैं तो हमारे लिए लचक क्यों नहीं पैदा कर सकते? ये जो एक फरीक का किरदार अदा कर रहे हैं, वाज़ेह फरीक बनकर, तो फिर इस्तीफे देकर सियासत में आ जाए, फिर पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। मौलाना फजलुर रहमान जिस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे, उस वक्त अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और फारूक नाइक चीफ जस्टिस के चैम्बर में 3 रुकनी बेंच से मुलाकात कर रहे थे, जिसके बाद कोई समाअत हुए बगैर ही ये खबर आ गई कि अटॉर्नी जनरल और फारूक नाइक ने अदालत से मोहलत मांगी है, जिसके बाद समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। इस दौरान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मीडिया पर आ गए। उन्होंने कहा कि हमारे सर पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और वो बंदूक 3-2 का अक़लियती फैसला है। जब तक इसे मुअत्तिल नहीं किया जाता तो मैं अपने इत्तेहादियों को मुज़ाकरात के लिए कायल नहीं कर पाऊंगा। हम पहले भी ये कोशिश कर रहे थे
कि हमारे सारे इत्तेहादियों को एक पेज पे लेकर आए मुज़ाकरात के हवाले से। काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। ईद के बाद हमारा इरादा था कि सरबराही इजलास होगा जो इस इशू को फाइनलाइज करेगा। किसी और इदारा में सियासी बातचीत करवाना, इस पे हमारा इत्तेहाद में कंसेंसस बनाना मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। किसी और इदारा को पंचायत बनाना, ये हमारे कोalition को मनाने में हमें मुश्किलात का सामना होगा। No one can negotiate with a gun to their head. You cannot expect कि negotiations पे consensus होगा with a gun to our head, and you cannot expect कि अगर negotiations होते हैं वो successful होंगे with a gun to our head. So what is this gun to our head? जो 3-2 का फैसला है, जो अक़लियती फैसला है, that is the gun to our head. जब तक it is not suspended, as long as you've got this gun to our head, how will I convince my allies कि आप negotiate करें? वो किस चीज़ का negotiate करें while we have a gun to our head? I think that there are only 3 people that see elections happening on the 14th of May. The rest, not many other people see elections happening on the 14th of May. इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अदालत में जो तकसीम है वो तारीख में कभी नहीं रही। मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस अपना ओहदा छोड़ने से पहले सियासी कोशिश के बजाय अपने इदारे को मुत्तहिद करेंगे। तो आजकल हमारा अदालत में हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि अफसोस की बात, इतना तकसीम हमारा तारीख में इतना तकसीम नहीं रहा। मैं आज तक उम्मीद रखता कि हमारा जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है वो इस बात का सोचेगा और अपना ओहदा छोड़ने से पहले सियासी मैदान में एक जो कोशिश है उसके बजाय वो छोड़ के वो अपना जो अदालत है उसमें यूनिटी लेकर आ और वो यूनिटी कायम करके अपना ओहदा छोड़ेगा, तो फिर तारीख चीफ जस्टिस उमर अत्तयार बंदयाल को वो जगह, वो अहमियत दिलवाएगा। इसके अलावा नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि मुज़ाकरात या बातचीत सियासी जमातों से होती है, दहशतगर्दों और फितना फैलाने वालों से नहीं। ये बात याद रखें। अब दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कह रही है कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात की तारीख खत्मी है, हम फैसला कर चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते, मगर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मुज़ाकरात के हवाले से आज खिराज तहसीन भी पेश कर रही थी। और इन दोनों रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि इंतखाबात पूरे मुल्क में एक साथ ही होने चाहिए, बल्कि सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात बड़ी ईद के बाद कराए जाएँ और साथ ही ये भी कहा कि 90 दिन से 105 दिन हो सकते हैं तो 205 दिन भी हो सकते हैं। इसके अलावा माहिर कानून और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट की साउथ एशिया के लिए लीगल एडवाइज़र रीमा उमर ने अदालती कार्रवाई के हवाले से ट्वीट किया कि खुलासा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कायम रखना है पर इसे बदल भी सकती है। पोलिंग की तारीख 14 मई से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, पर अदालत लचक भी दिखा सकती है। असेंबली तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात आईनी तौर पर लाजमी है, लेकिन गुंजाइश भी निकाली जा सकती है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब आप खुद भी अदालत गए, अब अदालत 14 मई की तारीख पर भी कायम है मगर मुज़ाकरात का वक्त भी दे दिया है, मुज़ाकरात को मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्तरद कर दिया है। ये कैसे बात आगे बढ़ेगी? आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं या कुछ और होता नजर आ रहा है? मौलाना फजलुर रहमान को पता नहीं आज रोज़ा लगा हुआ था, काबिल एहतराम है, या सूरज ग्रहण लग गया है। आज वो इतने पुरतशद्दद थे और वो बिल्कुल दहशतगर्द किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी सारी ज़ुबान वही थी जो नवाज़ शरीफ की है। ज़ुबान उनकी थी, अल्फाज उन्हीं के थे नवाज़ शरीफ के कि ना इमरान खान को आउट करो, उसको जेल में डालो, उसके मुकदमों का फ़ैसला करो वरना हम सड़कों पे आएंगे। तुम कल आते हो, आज आ जाओ भाई। और सुप्रीम कोर्ट बड़ी वाज़ेह है, शाज़ेब, आइन और कानून जीतेगा, आइन और कानून जीतेगा, आइन और कानून और अदलिया जीतेगी। ये जलील और रुसवा होंगे, पहले भी हो चुके हैं। 1 साल में इन्होंने माशी, समाजी, इक़्तिसादी, अदालती तबाही और बर्बादी की है। अब ये चैलेंज दे रहे हैं हम सड़कों पे आएंगे। आओ ना जनाब, ये ना हो कि आप ना आएँ और दूसरे हम लोग आ जाएं। इलेक्शन होने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में 11-12 जितने मेरे समेत लोग पेश हुए, किसी ने भी 14 मई के फ़ैसले पर एतराज़ नहीं किया जी। एक पार्टी ने भी एतराज़ नहीं किया। कल तक आसफ जरदारी साहब कह रहे थे जनाब हमें सुप्रीम कोर्ट बड़ा ज़बरदस्त चीफ जस्टिस साहब कमाल किया है। वो है ही कमाल का ख़ानदान है, के बंदयाल का बेटा, वो तुन के रख देगा इन सबको। और ईद के बाद आप देख लेंगे, सारे लोगों ने ये कहा और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 14 मई के फ़ैसले पर किसी को एतराज़ नहीं है और अगर आप कोई फ़ैसला कर लेते हैं एक दिन इलेक्शन कराने का तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो हमने फ़ैसला दिया हुआ है वो वापस नहीं हो सकता। ये हम उन लोगों को भी कह चुके हैं, उन लोगों से उनकी मुराद
मगर शेख साहब ज्यादा बेहतर ना होता कि अदालत ने अगर फैसला दे दिया है अपने फैसलों पर कायम रहती, ये एक पंचायत भी बन गई है कि जी अगर आप फैसला कर लें और इत्तफाक कर लें तो फिर हम अपना फैसला बदल लेंगे, वरना फिर हम अपने फैसले पर कायम हैं। देखें, चीफ जस्टिस साहब ने कहा वो लोग जो हमें मिलने आए थे उनको भी हमने भी बता दिया, और हमने ये जो दरख्वास्त आई थी कि सिक्योरिटी के इंतज़ामात की, उसको भी हमने मुस्तरद कर दिया, और 14 मई को इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन की शहर में गहमा गहमी शुरू हो गई है। वो पार्टियां जिनके पास कैंडिडेट नहीं है। अब मेरा प्रॉब्लम यह है, मैं उम्रे पे उस दिन गया जिस दिन मुझे पता था कि पिंडी की सीटों का फैसला होना है, क्योंकि पीटीआई के एक एक सीट पे 29 उम्मीदवार हैं, 20 उम्मीदवार हैं, और दूसरी पार्टियों के पास उम्मीदवार कोई नहीं है। ये इलेक्शन में किस मुंह से जाना चाहते हैं? इनके पास इलेक्शन में जाने के लिए क्या है? और ये इल्तवा का शिकार हो गया है MBS का दौरा, क्योंकि वो बड़े भाई ने भी साथ जाना था। IMF से 2 टके का फैसला अभी तक नहीं आया। किसी गैर मुल्की इमदाद की यकीन दानियाँ तो सुन सुनकर मेरा कान पक गए हैं जनाब इसहाक डार की ऐलानात को, लेकिन अमली मुजाहरा क्या है? लोग मर गए हैं। आप TV रोज़ जियो पे दिखाते हैं कि दुकानें मालों से भरी पड़ी हैं, गाहकों से खाली हैं। सो पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं उसमें मैं समझता हूँ कि फजलुर रहमान, मैंने मुफ्ती महमूद साहब के साथ काम किया है, ख़त्म नबूवत में भी उनके साथ काम किया है। आज फजलुर रहमान साहब की जो गुफ्तगू है, मेरे ख़्याल में वो उनके शायान शान नहीं थी, उनके वक़ार से कमतर थी, और वो ज़हनी पस्ती की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एक शिकस्त खुर्दा इंसान एतराफ़ करता है कि मैं ना मानूँ हथौड़ा ग्रुप। देखें, 2 ग्रुप आज निकले हैं TV पे। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम बंदूक की नोक पर तो नहीं फैसला होने देंगे, और आसिफ जरदारी बड़ा वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि अगर शहबाज शरीफ नाअहल हुए तो सिंध से वज़ीर आज़म आएगा, और इस बात के बड़े चांसेस हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून जो है वो अदालती हद के इज़्ज़त के रडार में आए। और सज़ा कितनी होती है हद के इज़्ज़त की? 4 सेकंड या 3 सेकंड जाहिर है, मगर जाहिर है उसके बाद शेख साहब, मगर जाहिर है फिर 5 साल की नाअहली हो जाती है। मगर इसका मतलब है आप भी, ये जो 26 तारीख तक अदालत ने टाइम दिया है, अटॉर्नी जनरल ने भी कहा, फारूक नाइक ने भी कहा कि किसी ना किसी तरीके से तहरीक इंसाफ से भी रब्ता हुआ है, आप कोई हल निकलता नहीं देख रहे हैं मुज़ाकरात का। आप ये कह रहे हैं कि न मुज़ाकरात का हल नहीं निकलेगा और शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई होंगे कंटेम्प्ट में। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। ये बात मैंने चीफ जस्टिस साहब को से भी अर्ज़ की कि मुज़ाकरात का मतलब ये होता है कि आप ईद के बाद 4-5 दिन लगा दें। ये तो नहीं कि छोटी ईद से लेके बड़ी ईद तक मुज़ाकरात ही हो रहे हैं। ये नहीं होगा। ये फैसला कुन दौर आज से शुरू हो गया है। 2 अहम इजलास हो चुके हैं। आज भी वज़ीर आज़म साहब से इस मुल्क की बड़ी मोहतरम और बड़ी मुतबर्रिक और बड़ी काबिल एहतराम जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने मुलाकात की है। हर आदमी को फ़िक्र है, सारी दुनिया को फ़िक्र है। बाहर इनकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पाकिस्तान की सूरत हाल पर आपसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता है कि पाकिस्तान की माशी तबाही, बर्बादी और नाअहली और नाकामी और तबाही के जो असरात हैं वो आम आदमी सह रहा है। बड़े लोग तो सह नहीं रहे। और अगर आपने कोई हल निकालना है तो बड़े तहम्मुल से, बुरदबारी से, बड़ी दूर अंदेशी से, और कमाल धीमे लहजे में उन्होंने कहा जी कि अगर आप सियासतदान निकालना, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि हम फैसला दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि PDM को वोट दो या इमरान खान को वोट दो। उसने तो कहा कि अगर आप फैसला दे सकते हैं तो एन उसी वक्त जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट बैठी थी, फैसले के करीब डज करके दहशत गर्दी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़ी पुरतशद्दद और बड़ी ही, तो शेख साहब ज़ाहिर एक दिलचस्प सूरत हाल ये है कि अदालत ने कह दिया कि 27 तारीख तक हुकूमत को हर हाल में फंड देने हैं। आप कह रहे हैं नहीं दिए, और अदालत ने भी ज़ाहिर इशारा दिया इस बात का कि कंटेम्प्ट हो सकती है क्योंकि इसके बड़े संगीन नताइज हो सकते हैं। मगर उसके बाद फिर सिक्योरिटी की बात आती है। ये जुमला दोहराएं। अदालत ने कहा कि इसके जुमला दोहराएं कि अदालत ने तहरीरी तौर पे कहा कि इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। ठीक है, तो शेख साहब चले जब आगे बढ़े, अदालत अगर अपने अहकामात के तहत 21 अरब रुपए आ जाए या वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर भी दे, मगर उसके बाद की स्टेज में सिक्योरिटी का मसला है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने और ज़ाहिर हसास इदारों ने कह दिया कि हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, फिर वो बात आगे कैसे बढ़ेगी? वो भी ठीक होगी इंशाअल्लाह ताला।
और ये हमारे दफाई इदारे हैं, ये हमारे अजीम इदारे हैं, ये बॉर्डर्स पर जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ईद शबरात सब जगह कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा। और इलेक्शन का जब ऐलान हो जाता है तो उसके बाद कोई ये जंग का ऐलान नहीं हो रहा जनाब, ये एक दूसरे का इलाका नहीं फतह करना, ये वन साइडेड इलेक्शन है, इसलिए ये भाग रहे हैं। इसलिए फजलुर रहमान के हू बहू, काश मेरे पास अगर मोबाइल फ़ोन अगर मुझे इजाज़त दे मैं सुनाऊं कि जो जुमले नवाज़ शरीफ साहब ने इस्तेमाल किए कि इमरान खान को नाहल किया जाए, इसको जेल में डाला जाए, इसको आउट किया जाए, ये मुसल्लत किया गया है, वही जुमले आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अदा किए। यानी फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ एक पिच पर है साहब, जाहिर है। और यहाँ तक की जो डिमांड है मौलाना फजलुर रहमान की, ये अनफेयर डिमांड है, क्योंकि कोई भी सियासी लीडर इस तरीके से आउट होता नहीं है। ना इमरान खान होंगे, ना ही माजी में कोई और सियासी लीडर हुआ है। अवाम उसका फैसला करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात से बात तय पाएगी नहीं और फिर इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि सियासी अदम इस्तेहकाम ही की तरफ जा रहे हैं, जिसमें वज़ीर आज़म को भी आप खतरे में देख रहे हैं। मगर इस्टेब्लिशमेंट, आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड कर देगी सिक्योरिटी, इलेक्शन हो जाएगा। मैं पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात अच्छे देखता हूँ। मुझे अपनी अफवाज पर और अपने शहादती और गाजी दस्तों पर फ़ख्र है और पाकिस्तान के पास कमी नहीं है। और पाकिस्तान के इस वक्त के हालात पिछले इलेक्शनों के कई हालात से, क्योंकि 2 खुदकुश हमले मेरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान होते हुए बचे, जो जाके आर्मी चीफ के हाउस पर एक अटैक किया गया और एक स्टेशन रोड पर किया गया, जो मुझ पर और मेरे जलसे पे आ रहे थे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हालात नहीं हैं। और सिर्फ ये 3 पार्टियाँ, 13 पार्टियाँ तो मुझे पता नहीं कौन सी हैं, ये फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी और नून लीग, 3 पार्टियाँ। ईमल कासी का जब होगा तो देखी जाएगा, ईमल वली जो हैं। सो ये कोई ऐसा मसला नहीं है जो आसानी से हल तलब नहीं, लेकिन शिकस्त इनका मुकद्दर है, शिकस्त इनके माथे पे लिखी हुई है। मायूसी और ये सियासी जो है अपने ख़िलाफ़ खुद इन्होंने जाल बुने हैं, 1 साल में अपने ख़िलाफ़ खुद इन्होंने सियासी गड्ढे खोदे हैं। उस गड्ढे में अवाम इनको घेर देंगे। अवाम ऐसा घेरेंगे कि फिर ये इनकी नस्लें याद रखेंगी कि वोट बैंक की ताकत क्या होती है, और वो इस वक्त इमरान खान के साथ है। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल नहीं देख रहे हैं, मगर वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई होता देख रहे हैं कंटेम्प्ट की वजह से। क्या होगा, बात करेंगे हुकूमत से एक मिनट के बाद। ख्वाजा हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, अदालत ने 2 ऑप्शन छोड़े हैं। एक तो वैसे ही कह दिया 27 तारीख तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने हैं, जो पार्लियामेंट की करारदाद के थ्रू कवर लेने की कोशिश की गई, उसे एक्सेप्ट नहीं किया अदालत ने, यानी कि कंटेम्प्ट का रास्ता खुला छोड़ा है। वरना मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करने का ऑप्शन खुला छोड़ा है, मगर उसके लिए ना मौलाना तैयार हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि गन पॉइंट पर तो नहीं हो सकता। हुकूमत क्या करेगी, कंटेम्प्ट के लिए तैयार है या फिर मुज़ाकरात के जरिए हल के लिए तैयार है? देखिए, मुज़ाकरात के लिए शाहजेब आज एक राब्ता जो है ना वो हुआ था PTI के साथ। हमारे कुछ जो रहनुमा हैं, पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, उनका राब्ता हुआ था और एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर डेवलप हुई है कि 26 को जो है वो दोबारा राब्ता किया जाएगा ईद के बाद जो है। ये तो मुज़ाकरात की पोजीशन है। दूसरा रह गया कि ये जो हमें कहा जा रहा है पैसे देने का, पैसे हमने नहीं देने। ये मैं अपनी जो इंस्टीट्यूशन है जिसका मैं मेंबर हूँ, उसके बिहाफ से आपको कह रहा हूँ कि हमने अपनी टर्फ को प्रोटेक्ट करना है। हमने किसी और आईनी अदारे से डिक्टेशन जो है वो नहीं देनी। हमने पैसे नहीं देने क्योंकि हमें पार्लियामेंट ने मना कर दिया हुआ है और पार्लियामेंट का ये इख्तियार है और ये इख्तियार जो है पाकिस्तान का आइन दे रहा है उसको। दूसरी बात ये है कि हमने आज भी कहा है और बार बार कह रहे हैं कि हम जो है एक एहतरामन जो है पेश हो रहे हैं, अदरवाइज हम 3-2 का फैसला नहीं मानते। हम 4-3 का फैसला जो है ना उसको फौकियत देते हैं और उसको फाइनल समझते हैं। तीसरी बात ये है कि ये मुज़ाकरात भी अगर हुए, मैंने अभी ट्वीट भी किया है, तो हम इसको 2018 के जो है इलेक्शन से स्टार्ट करेंगे, जिन इलेक्शन की बदौलत जो है इस मुल्क में एक नाजायज हुकूमत जो है वो कायम हुई
और वो हुकूमत जो है उसने माशी तौर पे और इखलाकी तौर पे कौम को और मुल्क को तबाह कर दिया। उस वक्त भी सहूलतकार थे, आज भी सहूलतकार हैं इस इमरान खान के साथ जो है, और दोबारा उसको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, जो हम नहीं होने देंगे। इस मुल्क के साथ दोबारा ये जुल्म नहीं होगा। मगर तो ख्वाजा साहब, अब इसमें एक मसला ये है कि ज़ाहिर फिर मुज़ाकरात का तो हल मुश्किल नज़र आ रहा है कि कोई हल निकल सकेगा। दूसरी तरफ जब आप कहते हैं पैसे किसी सूरत नहीं देंगे क्योंकि पार्लियामेंट ने हमें मना किया है, मगर अदालत ने अपने ऑर्डर में लिख दिया है कि पार्लियामेंट से पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, गलत ही किया था, और हुकूमत पर सारी जिम्मेदारी डाल दी है कि हुकूमत को पैसे जारी करने थे और 27 अप्रैल तक करने हैं, वरना कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। लिखा है संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज जो है, हमने आइन को प्रोटेक्ट करना है, हमारी कोई जाती जंग नहीं है। और ये जो है सियासत जो है इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गई हुई है, ये सारा कुछ उसका जो है ना शाखसान है। ये सारा जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, ये सारा उसका शाखसान है कि ये वहाँ पे जो एक स्ट्रगल है, इंटरनल स्ट्रगल जो है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए जो है बाकी आईनी इदारे जो हैं वो क्यों सफर करें। मुझे ये बताया जाए कि आइन में 90 दिन का सिर्फ इंतखाबात नहीं लिखा हुआ, आइन में ये भी लिखा हुआ है कि एक ही दिन इंतखाबात कराए जाए। और साथ जो है असेंबली जो है टूटी हुई है, केपी की भी टूटी हुई है, सिर्फ पंजाब की टूटी नहीं हुई। पंजाब की असेंबली के ऊपर इसलिए जोर दिया जा रहा है कि वहां पे इलेक्शन करवा के, और ये उम्मीद की जा रही है वहां पे एक पार्टी की हुकूमत आएगी और वो पार्टी जो है वो जनरल इंतखाबात में रिग करेगी, उसको इन्फ्लुएंस करेगी, और दोबारा वो 2018 के जो सहूलतकारों ने जो जिसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, अब जो है दूसरा ग्रुप जो है सहूलतकारों का जो है वो हमारे ऊपर जो है ना दोबारा उसको मुल्क के ऊपर करेगा। हम जो है आइन से बाहर निकल के नहीं, बिल्कुल उसकी जो हदूद है उनसे बाहर नहीं निकलेंगे, और हमें हक है। आइन जो है उसने पार्लियामेंट की कोख से जन्म लिया हुआ है, ये बात हर एक के ऊपर वाजे हो जानी चाहिए, तमाम अदारों पे वाजे होने चाहिए कि आइन ने पार्लियामेंट की कोख से जन्म लिया हुआ है, हम आइन को प्रोटेक्ट करेंगे। साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट मुज़ाकरात चाह रही है उस तरीके से नहीं करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे मगर अपनी मर्जी से करेंगे और पैसे जारी नहीं करेंगे। कंटेम्प्ट में डिस्क्वालीफाई करना है, कंटेम्प्ट में डिस्क्वालीफाई करना है वज़ीर आज़म को तो कर दें। देखें, वो देखी जाएगी व्हेन वी विल फेस दैट, व्हेन वी कम टू दैट। वो प्री सपोज हम उस सिचुएशन को नहीं करना चाहते। अगर वो इस जो उनकी इंटरनल जो है, जो अगले 4-5 महीनों में जो कुछ होने वाला है उसको प्रीएम्प्ट करके उसमें जो है मुल्क और कौम को जो है विक्टिम बनाया जाए, अदारों को विक्टिम बनाया जाए, इससे बड़ी क्या ज्यादती हो सकती है? क्या ज्यादती इससे बड़ी हो सकती है जो इस वक्त हो रही है? मुज़ाकरात का जो है एजेंडा जो है हमें सुप्रीम कोर्ट देगा। हम सियासतदान हम मुज़ाकरात का एजेंडा जो है खुद तय कर सकते हैं, और हम कहते हैं कि मुज़ाकरात का एजेंडा जो है वो 2018 के इंतखाबात से शुरू होना चाहिए। क्यों डिक्टेट हमें किया जा रहा है? हम सबसे बड़ा अदारा हैं, सबसे बड़ा आईनी अदारा है पार्लियामेंट जो है, उसने रिजेक्ट किया है। क्यों हमें डिक्टेट किया जा रहा है? वील फेस दैट, ये चीज इस तरह नहीं, वील नॉट टेक इट लाइंग डाउन। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, दो टोक मौक़िफ़ दे रहे थे कि ना पैसे जारी करेंगे ना ही मुज़ाकरात पर डिक्टेशन लेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग से ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी कैटेगोरिकल राय दे दी है, यानी कि जो अदालत तवक्को कर रही थी कि मुज़ाकरात से हल निकलेगा वो निकलता नज़र नहीं आ रहा है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने दौर में इंतहाई मुतनाज़े फैसले किए, मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुँचाया, बेशुमार गैर ज़रूरी अज़ खुद नोटिस लिए और अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए कई मुतनाज़े इक़दाम उठाए जो आज तक उनका पीछा कर रहे हैं, और मुतादिद फैसलों को उनकी रिटायरमेंट के बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर चुकी है। मगर वो शर्मिंदा होने या गलतियों का एतराफ़ करने के बजाय अपने ही इक़दामात का दिफा कर रहे हैं। एक मजहबी प्रोग्राम में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने डैम फंड का दिफा किया और फ़ख्र से बताया कि कैसे डैम फंड जो वो 10 अरब रुपए तक छोड़ गए थे वो अब 17 अरब रुपए तक पहुंच गया है। मेरे आने के बाद 10 अरब रुपए इकट्ठे हुए थे। मेरे जाने के बाद मैंने एक 5 रुपये बेंच जो है बनाया था कि ये डैम की मदद की जाए, उस पैसे
अवाम को डैम बनाने का ख्वाब दिखाकर उनसे पैसे लिए और फिर डैम बनाने के बजाय हुकूमती टी बिल्स में सरमायाकारी कर दी और वो सूद की रकम के साथ 17 अरब रुपए हो गए, तो इस पर साकिब निसार फख्र कर रहे हैं, मगर खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनके डैम फंड को गलत अदालती नज़ीर के तौर पर देख रहे हैं। हाल ही में 7 अप्रैल को जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने तफसीली नोट में लिखा कि कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिन आइन के आर्टिकल 184(3) के पस मंज़र में तरजीह मिलनी चाहिए थी, मगर आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल कमज़ोर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय 2 वज़ीर आज़म को निकालने और फौज की तरफ से तख्ता उलटने के मामलात को जायज़ करार देने के लिए इस्तेमाल किया गया। स्टील बिल और रेकॉर्डिंग केसेस भी आर्टिकल 184(3) के तहत सुने गए और इन केसेस को अदालत की तरफ से हद से तजावुज़ करके रियासत की मुआशी पॉलिसीज़ के डोमेन में मुदाखलत करने के तौर पर देखा गया। इसी तरह आर्टिकल 184(3) के तहत फंड्स इकट्ठा करना और डैम्स बनाने के मामलात ने भी अवामी तहफ़्फ़ुज़ात को जन्म दिया। इसके अलावा 27 मार्च को जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट में पॉलिटिकल साइंटिस्ट और लीगल स्कॉलर यासिर कुरैशी की किताब से एक इक़्तिबास कोट किया, जिसमें चीफ जस्टिस के लामहदूद सवाबदीदी इख्तियारात पर तनकीद की गई है और जस्टिस साकिब निसार पर बतौर चीफ जस्टिस इन इख्तियारात के इस्तेमाल पर तबसरा किया गया है, जिसके मुताबिक जस्टिस साकिब निसार ने बतौर चीफ जस्टिस सू मोटो का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हुकूमत के इंतजामी मामलात में इस हद तक मुदाखलत की कि जो पहले कभी नहीं देखी गई थी और उन्होंने खुद ही मुल्क के तमाम मुआशरती और मुआशी मसाइल हल करने का फैसला कर लिया था, जिसमें साफ पानी की फराहमी, दूध की पैदावार, करप्शन, अस्पतालों की मैनेजमेंट, तालीम और आबादी को कंट्रोल करना शामिल था। 2018 के इब्तिदाई 3 माह में ही जस्टिस साकिब निसार ने 30 मोटो नोटिस लिए। उनमें से अक्सर अखबारों में छपने वाले आर्टिकल्स, न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस या फिर सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर लिए गए थे। एक दफ़ा तो जस्टिस साकिब निसार ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस तस्वीर पर सू मोटो ले लिया, जिसमें एक पतली गली में सूरज से जनाजा ले जाया जा रहा था और फिर सू मोटो नोटिस लेने के बाद मुख्तलिफ केसेस की समाअत में साकिब निसार सरकारी मुलाजमीन को अदालत बुलाते, उनकी बेइज्जती करते और बदइंतजामी पर तबसरे करते, अहकाम जारी करते, कभी ऑफिसर्स को डिसमिस करा देते तो कभी तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते और शायद जस्टिस साकिब निसार के सू मोटो के इस्तेमाल की सबसे मुतनाज़ मिसाल उनका ये हुक्म था कि मुल्क में पानी का मसला हल करने के लिए डैम बनाया जाए और फिर उन्होंने अरबों डॉलर्स का डैम बनाने के लिए डैम फंड बना दिया। फिर टीवी और अखबारी आर्टिकल्स में डैम फंड की भरपूर तशहीर के अहकाम जारी किए। यहाँ तक कि मुख्तलिफ केसेस में मुजरिमों को डैम फंड में पैसे जमा कराने के अहकाम दिए जाते थे और फिर अदालत से बाहर जस्टिस साकिब निसार ने गवर्नमेंट इंस्पेक्टर और इंटरनेशनल फंड रेजर का रूप धार लिया। कभी वो अस्पतालों के दौरे करते तो कभी स्कूलों के और कभी वाटर फिल्टर प्लांट्स पर जाकर उसका मुआयना करते और इस सब में न्यूज़ चैनल्स के कैमरे उनके साथ साथ होते। साकिब निसार के डैम फंड और दीगर इकदामात पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और सख्त तनकीद की जा रही है। डैम फंड जुलाई 2018 में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से कायम किया गया था और बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी इस मुहिम का हिस्सा बने थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जिस 4 रुकनी बेंच ने डैम फंड कायम करने का हुक्म जारी किया था, उस बेंच में मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल था। यानी मौजूदा 3 रुकनी बेंच जो पंजाब में इंतखाबात के मामला देख रहा है, वो भी जस्टिस साकिब निसार के साथ शामिल था। मगर अहम बात यह है कि डैम फंड के हवाले से सिर्फ साकिब निसार ही का जिक्र आता है और उन्हीं पर तनकीद की जाती है, लेकिन ये फैसला 4 जजेस ने इत्तफाक़ राय से दिया था। उस फैसले में यहाँ तक लिखा गया था कि ये हिदायत दी जाती है कि डैम फंड में अतिया की गई रकम के ज़राए के हवाले से कोई भी अथॉरिटी या महकमा सवाल नहीं पूछेगा और मज़कूरा फंड का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक ऑडिट से मशरूत होगा। जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह मुत्तफ़िक़ा फैसला दिया था कि अगर डैम फंड में पैसा देंगे तो ये पूछा ही नहीं जाएगा कि आपका पैसा काला है या सफ़ेद। यह भी इस मुल्क में हुआ था और ख़ुद उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान डैम फंड का हिस्सा बन गए थे और साकिब निसार के साथ मुहिम चला रहे थे। और जैसे वो आज अवाम को ख्वाब दिखा रहे हैं कि वो इक़्तिदार में आएंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अरबों डॉलर्स आएंगे और मईशत मसाइल से निकल जाएगी क्योंकि मुल्क में बहुत सारे डॉलर्स आएंगे, उसी तरह वो साकिब निसार के डैम फंड के लिए भी चंदे का मुतालबा इसी तरह कर रहे थे। इमरान खान ने बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों से भी डैम फंड में पैसे जमा करने की अपील की थी। सीजे और प्राइम मिनिस्टर का फंड इकट्ठा हम कर रहे हैं। उन्होंने उस फंड में अब तक 180 करोड़ रुपया इकट्ठा किया। मैं सबसे पहले तो सारे पाकिस्तानियों को अपील कर रहा हूं, जिधर भी दुनिया में पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में भी जिस कोने पे हैं, सारे अपने मुस्तकबिल के लिए इस डैम के फंड को पैसा आज से देना शुरू करें। तकरीबन 80 से 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं। अगर आप सारे ये सोच लें कि $1000 आपने इस डैम के फंड में अगर आप भेजें तो हमारे पास ये डैम बनाने के भी, दोनों डैम बनाने के लिए भी पैसा हो जाएगा और हमारे पास डॉलर्स भी आ जाएंगे ताकि हमें किसी से कर्जे ना मांगने पड़े।
सिर्फ इमरान खान ने अपील ही नहीं की बल्कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरून मुल्क साकिब निसार के साथ फंड रेजिंग की मुहिम चलाते नजर आए। उस दौरान साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते थे कि पाकिस्तान में डैम की तहरीक जोर पकड़ चुकी है, डैम बनने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान में डैम बनाने की तहरीक जो है वो जोर पकड़ चुकी है और इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक को अब चंद मुट्ठी भर लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, चंद मफाद परस्त लोग जो इस डैम की मुखालफत कर रहे हैं, वो इस डैम को बनने से नहीं रोक सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान के दोस्त साथी साकिब निसार के साथ खड़े होते, वो बड़ी बड़ी तकरीरें करते, बड़े बड़े दावे करते थे। फिर सितंबर 2018 में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने यह तक कह दिया कि वो रिटायरमेंट के बाद डैम पर खुद पहरा देंगे और डैम पर झोपड़ा बनाकर रहना पड़ा तो भी रहेंगे। मगर फिर बाद में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उसी दौरान हम आवाम और हुकूमत को ये बार बार बावर कराते रहे कि सिर्फ अवामी फंडिंग से 1400 अरब रुपए से जायद के डैम की तामीर मुमकिन नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल के लिए ज़्यादातर फंडिंग बैरून मुल्क से होती है, मगर ये फंडिंग भी 4 अरब से ज़्यादा नहीं होगी। जबकि वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक सिर्फ भाषा डैम के लिए 1400 अरब रुपए की ज़रूरत है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2 माह में 2 अरब रुपए जमा हुए हैं, तो 1400 अरब रुपए जमा करने के लिए तकरीबन 700 माह लगेंगे और इस वक्त तक डैम की लागत मजीद बढ़ चुकी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वसाइल इस तरह जमा नहीं किए जा सकते। पब्लिक फाइनेंस मजाक नहीं है, रियासत को एक खैराती इदारे के तौर पर नहीं चलाया जा सकता। इस लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ अवामी फंडिंग से डैम की तामीर मुमकिन नहीं। इसके लिए हुकूमत को बड़े इकदाम उठाना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई को डैम फंड कायम किया और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक आज के दिन तक डैम फंड में 3 अरब 31 करोड़ 25 लाख 37,026 रुपए जमा हो चुके हैं। मगर वजारत प्लानिंग के मुताबिक सिर्फ भाषा डैम बनाने के लिए 1450 अरब रुपए की जरूरत है, इसलिए अभी 1447 अरब रुपए की मजीद जरूरत है। इस लिहाज से देखा जाए तो 2 माह में अगर 3 अरब रुपए जमा हुए हैं तो 1447 अरब रुपए के लिए 700 माह लगेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस डैम फंड को सपोर्ट करने का ऐलान किया तो उस वक्त तकरीबन 2 अरब रुपए थे, उसके बाद इजाफा इतना ज़्यादा नहीं देखा गया। बहरहाल 2018 के बाद से मुल्क में सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत साथ मिलकर चंदे से डैम बनाने की कोशिश कर रहे थे। आवाम से अपील की जा रही थी कि चंदा दें, टीवी चैनल्स पर ट्रांसमिशंस कराई जा रही थी, मुल्क के अंदर और बाहर सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार खुद इस कैंपेन को लीड करते रहे, बैरून मुल्क दौरे करते रहे, टीवी चैनल्स पर इंटरव्यूज़ भी दिए। डैम फंड के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तक काटी गई। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड में पैसे जमा कराने के लिए एक और अनोखा तरीका भी निकाला था। सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ केसेस में मुल्जिमान पर जुर्माने आयद करती और फिर उन्हें हुक्म दिया जाता है कि जुर्माने की रकम डैम फंड में जमा कराई जाए। मगर इसी मामले पर खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान भी इख्तिलाफ देखने में आया था। सितंबर 2018 में एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार अहमद ने मुल्जिम के वकील से कहा कि हम आपके मौकिल पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर रहे हैं, जुर्माने की रकम डैम फंड में जमा करा दें। मगर उसी बेंच में शामिल जस्टिस काजी फाइज़ ने जस्टिस गुलजार अहमद से इख्तिलाफ किया और ये कहा कि डैम फंड में नहीं, जुर्माने की रकम ईदी फाउंडेशन को दी जाए। इस पर जस्टिस गुलजार अहमद ने जुर्माने की रकम ईदी फाउंडेशन को देने की हिदायत कर दी थी। डैम फंड की मुहिम के दौरान ये दिलचस्प इंकिशाफ भी हुआ कि जितनी रकम डैम फंड में इकट्ठी हुई थी उससे कहीं ज़्यादा रकम के इश्तिहारात टीवी चैनल्स पर मुफ्त चलाए गए थे। 9 जनवरी 2019 की समाअत के दौरान गवर्नर स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डैम फंड में इस वक्त तक 9.1 अरब रुपए जमा हो चुके हैं और यह पैसा 50 से ज़ायद ममालिक से आया है। जबकि अटॉर्नी जनरल ने मीडिया की तारीफ करते हुए अदालत को बताया कि डैम फंड की तशहीर के लिए टीवी चैनल्स इश्तिहारात चला रहे हैं और अब तक 13 अरब रुपए के मुफ्त इश्तिहारात चलाए जा चुके हैं। यानी जितनी रकम इकट्ठी हुई थी उससे ज़्यादा रकम की मुफ्त इश्तिहारी मुहिम चला दी गई थी। मगर फिर साकिब निसार रिटायर हो गए और डैम फंड का भी कोई अता पता नहीं चल रहा था। तो अगस्त 2021 में वजारत आबी वसाइल की जानिब से कौमी असम्बली में डैम फंड के हवाले से तहरीरी जवाब जमा कराया गया, जिसके मुताबिक डैम फंड में 12 अरब 93 करोड़ 40 लाख से ज़ायद रकम जमा हुई। बाबडा की जानिब से आज तक इस फंड से कोई रकम हासिल ही नहीं की गई। तहरीरी जवाब के मुताबिक डैम फंड से 18 जून 2020 से 27 अगस्त 2020 तक 6 बार ट्रेजरी बिल्स में सरमायाकारी की गई। ट्रेजरी बिल्स पर कुल 12 अरब 93 करोड़ 40 लाख रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी की गई। तहरीरी जवाब में बताया गया है कि भाषा डैम और मोहम्मद डैम के अकाउंट में सिर्फ 7,99,358 रुपए मौजूद हैं। यानी डैम बनाने के लिए मतलूबा रकम तो जमा नहीं हो पाई, अलबत्ता जो रकम जमा हुई थी उसकी भी सरमायाकारी कर दी गई थी और उसमें से 1 रुपया भी डैम पर खर्च नहीं किया गया। मगर आज डैम फंड में चंद अरब रुपए के मुनाफे पर साकिब निसार क्रेडिट ले रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।